इजराइल के बारूदी हमले से हमास पूरी तरह से बिखर चुका है। हमास जैसे ही इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है, गाजा में इजराइल की तोपें गरजने लगती हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। इजराइल ने गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमले कर हमास के 170 आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी कहा कि अगर फिर आतंकियों के छिपने की जानकारी मिलेगी तो हमला करने से चूकेंगे नहीं। शुक्रवार को इजरायल में अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे। शनिवार को रफा क्रॉसिंग पर यूएन महासचिव पहुंचे। और रविवार आते आते इजरायल ने हमास के 170 आतंकियों को ढेर कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने प्यार से नेतन्याहू को समझाया। फिर यूएन महासचिव ने खुद रफा क्रॉसिंग पर खड़े होकर इजरायल को थोड़ा चेताया, लेकिन इजरायल टस से मस नहीं हुआ। इजरायल ने अपना मिशन अबॉर्ट नहीं किया। इजरायल ने जो ठाना था वो करके रहा। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर इजरायल ने इतना बारूद बरसाया कि हमास के 170 बंदूकधारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इजरायली सेना के बंदूकों से निकली गोलियों की तड़तड़ाहट से अल शिफा अस्पताल के आसपास का पूरा इलाका गूंजने लगा। अल शिफा अस्पताल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि इजरायली सेना ने अस्पताल के आसपास की सड़कों पर दर्जनों घरों और अपार्टमेंटों को निशाना बनाया। पास के एक दूसरे अस्पताल अल हेलो पर भी हमला बोला गया और सड़कों पर बुलडोजर चला दिया। इजरायल के हमलों पर हमास के मीडिया कार्यालय ने कहा कि इजरायली टैंकों ने अल शिफा अस्पताल की कई इमारतों पर हमला किया और सर्जरी विभाग के एक ऑफिस में आग लगा दी। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि अब तक 350 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों को अस्पताल में हिरासत में लिया गया है और कुल 800 लोगों से पूछताछ की गई। करीब एक हफ्ते पहले इजराइल ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में सैन्य अभियान शुरू किया था। इजराइल ने दावा किया था कि हमास एक बार फिर से अल शिफा अस्पताल को अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमास के कुछ आतंकी अल शिफा अस्पताल में पनाह ले रखे हैं। इजराइल ने भी यह कहा था कि उनका मकसद नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की बजाय हमास के आतंकवादियों से मुकाबला करना है। ये पहली बार नहीं है कि इजरायल ने गाजा के इस बड़े अस्पताल पर अटैक किया हो। इससे पहले भी टैंकों और अत्याधुनिक हथियारों से इजरायल अल शिफा अस्पताल पर अटैक कर चुका है। इजरायल का अटैक इतना जोरदार था कि अल शिफा का नक्शा बिगड़ चुका था। इजरायल ने अल शिफा अस्पताल के नीचे टनल भी मिलने का दावा किया था। इस टनल की लंबाई 55 मीटर बताई गई। उस वक्त जारी वीडियो में एक इजरायली सैनिक टनल में उतरता दिखा। इजरायली सेना ने दावा किया कि टनल में छिपकर फायर करने के लिए होल भी था। यहीं से हमास के लड़ाके अटैक कर रहे थे। उस वक्त तो इजरायली अटैक की तेजी को देखते हुए WHO ने बयान जारी कर कहा था कि गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा ने काम करना बंद कर दिया और हमास नियंत्रित क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में इजरायल के हमले के कारण मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अल शिफा के बाद भी इजरायली सेना ने गाजा में एक और अस्पताल को चारों ओर से टैंकों से घेरा और कार्रवाई की। इसका नाम इंडोनेशिया अस्पताल था। इसे गाजा में इंडोनेशिया की मदद से बनाया गया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में अस्पताल का सर्जरी रूम पूरी तरह से तबाह हो गया। कुछ डॉक्टरों और मरीजों की भी मौत की खबर आई। और अब एक बार फिर अटैक के बाद इजरायल की आईडीएफ ने फिर कहा
कि वो अल शिफा अस्पताल से चल रही आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। इजरायल के सैन्य अभियान पर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए दावा किया कि इस हमले में कई फिलिस्तीनियों की जान गई। दावे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक हुए इजरायली हमलों में 31,756 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर हमले कर रहा है। रविवार आधी रात को इजरायल ने उत्तर पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायल की तरफ से यह एयर स्ट्राइक लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के गढ़ बालबेक में की गई। यह हमला लेबनान के उस हमले का जवाब था जिसमें लेबनान ने 2 ड्रोन इस्तेमाल करते हुए इजरायल के कफर ब्लम शहर को निशाना बनाया था। इजरायल के इस हमले के बाद लेबनान की ओर से इजरायल पर करीब 50 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए और कुछ खुले इलाकों में गिरे। इजरायल हमास वॉर शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह इजरायल की सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है। हमास की ओर से आरोप लगाया गया है कि गाजा शहर में दूसरी जगहों पर कुवैत चौराहों पर कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं और घायल हो गए हैं जब वे सहायता ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। राफा में जहां 10 लाख से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि एक घर पर हुए इजरायली हवाई हमले में 8 लोग मारे जा चुके हैं और कई घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने मध्य गाजा और खान यूनिस के दक्षिणी क्षेत्र में हवाई हमलों और करीबी मुठभेड़ में कम से कम 20 बंदूकधारियों को मार गिराया है। अब समझिए कि आखिर क्यों यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस रफा बॉर्डर पर पहुंचे और क्यों खुद अमेरिका के विदेश मंत्री को तेल अवीव आना पड़ा। इजरायल हमास को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। इजरायल हमास और हमास के करीबी संगठनों को लगातार जवाब दे रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल की कार्रवाई से गाजा में मानवीय संकट गहरा गया है। फिर भी इजरायल अब रफा में भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। गाजा की आधी से ज्यादा आबादी ने रफा में शरण ले रखी है। गुटेरेस ने रफा क्रॉसिंग से बयान जारी करते हुए कहा कि अब कोई भी हमला हालात को और भी बदतर बना देगा। हालात सिर्फ फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए बदतर नहीं होंगे, बल्कि बंधकों और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए भी बदतर होंगे। गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने पर यह बयान जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा क्रॉसिंग के दूसरी ओर राहत सामग्री और खाने के सामान को लेकर करीब 7,000 ट्रक मिस्र के गाजा में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इजरायल उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन नहीं दे रहा है। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को तेल अवीव में अमेरिका के विदेश मंत्री ने युद्ध विराम तुरंत लागू करने पर जोर दिया। इजरायल और हमास के युद्ध विराम लागू कराने के लिए एंटनी ब्लिंकन इजरायल में थे। इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीटिंग में इजरायल की तरफ से कहा गया कि वो अपनी शर्तों पर कायम रहेगा। सूत्रों के मुताबिक हमास हर इजरायली महिला बंधक के बदले में 30 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है, जबकि इजरायल ने कहा कि वो एक महिला बंधक के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 कैदियों को रिहा कर सकता है। इजरायल इस बात पर भी अड़ा हुआ है कि वो हत्या सहित गंभीर अपराधों के लिए जेल की सजा काट रहे फिलिस्तीनियों को रिहा नहीं करेगा। इजरायल ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अब्बास कामेल सहित मध्यस्थों से कहा है कि वो युद्ध जीतने की कगार पर है। हमास की केवल 4 बटालियन बची है। इजरायल ने यह भी कहा कि वो पहले हमास की मांगों पर सहमत हो चुका है और अब इजरायल की शर्तों पर बातचीत आगे बढ़ाई जानी चाहिए। इजरायल और हमास के बीच यह युद्ध तब शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल में घुसकर तांडव मचाया, जिसमें 1200 लोग बेमौत मारे गए और हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। मॉस्को में रूस का झंडा आधा झुका रहा। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। इस बीच यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन ने हवाई हमले का अलर्ट जारी किया है। रूस का कहना है 133 से ज्यादा लोगों की मौत के गुनहगार जब पकड़े गए हैं, जिनका कनेक्शन यूक्रेन से सामने आया है। यूक्रेन ये कह रहा है कि हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध पर मॉस्को के मातम का बड़ा असर होने वाला है।
राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। इमरजेंसी गाड़ियां मॉस्को की सड़कों पर बिछी लाशों को हटा रही हैं। मॉस्को में मौत की आंधी के बाद अब सन्नाटा पसरा है। आतंकियों ने जिन लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाए जा रहे हैं। पूरे मॉस्को में मातम पसरा है, चेहरे उदास हैं। अपनों की मौत ने बाशिंदों के ज़हन में खौफ भर दिया है। मॉस्को में आतंकी हमले के बाद क्रोकस हॉल खंडहर में बदल चुका है। हमले का नया वीडियो दिल दहलाने वाला है। कॉन्सर्ट हॉल में गोलीबारी करने के साथ ही आतंकियों ने पेट्रोल डालकर हॉल में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत गोली लगने से हुई है तो कुछ लोगों ने आग की चपेट में आने से दम तोड़ दिया। 28 शव शौचालय में मिले और 14 शव सीढ़ियों पर, जिनमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। Проводится осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств, изучаются записи с камер видеонаблюдения, ведется работа с потерпевшими, назначены и проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по вещественным доказательствам, оставленным террористами на месте преступления. मॉस्को में हुए आतंकी हमले में 133 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 107 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने कड़ी निंदा की है। आतंकी संगठन आईसिस ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 4 वो लोग शामिल हैं जिन्होंने हॉल में अंधाधुंध फायरिंग की थी। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी के मुताबिक हमलावरों का यूक्रेन के साथ संपर्क था। रूस की मीडिया में हमलावरों की तस्वीरें जारी की गईं और दावा किया गया कि ये लोग रशियन नहीं, कोई विदेशी भाषा बोल रहे थे। रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि हमलावरों को यूक्रेन से मदद मिली थी। रूस का दावा है कि पकड़े गए 4 आतंकियों में से 2 ने पूछताछ के दौरान माना कि उन्हें 1 मिलियन रूबल यानी $10,836 दिए जाने का वादा किया गया था। हमला कहां करना है, इसकी जानकारी उन्हें टेलीग्राम के जरिए मिली थी। तलाशी के दौरान कार से ताजिकिस्तान का पासपोर्ट भी मिला है। रूस का कहना है कि आतंकियों के लिए सीमा पर यूक्रेन की तरफ से एक खिड़की तैयार की गई थी। एफएसबी सुरक्षा सेवा के मुताबिक आतंकी यूक्रेन के संपर्क में थे और वहां भागने की फिराक में थे, लेकिन सीमा पार करने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। जबकि यूक्रेन ने बयान जारी कर साफ कर दिया था कि इस हमले से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। 7 тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило би, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в крокусах та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Терористи завжди повинні програвати. अमेरिका का कहना है कि उस हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं था। इस अटैक की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। अमेरिका ने कहा है कि वो हफ्ते भर पहले ही रूस को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर चुका था। ये ध्यान देने वाली बात है कि रूस ने अभी तक इस्लामिक स्टेट के दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सच ये भी है कि आईएसआईएस पुतिन का अरसे से बड़ा विरोध करता रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस्लामिक स्टेट ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को निशाना बनाया हो। रूस के हाल के कुछ सबसे बड़े आतंकी हमलों में आईएसआईएस शामिल रहा है। 2015 में आईसिस ने रूस के विमान पर हमला किया। इस हमले में 224 यात्रियों की मौत हो गई। 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में बम विस्फोट किया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। और अब कॉन्सर्ट हॉल में गोलीबारी कर 133 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
मुख्य रूप से अफगानिस्तान में स्थित आईएस की शाखा ने 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से रूस को निशाना बनाया है। रूस की सुरक्षा सेवा एफएसबी ने 7 मार्च को ही मॉस्को के पास कलुगा क्षेत्र में एक संभावित हमले को रोका था। सवाल है कि आईएस रूस की बर्बादी के पीछे क्यों पड़ा है? इस सवाल का जवाब आपको इतिहास के कुछ पन्नों में मिलेगा। आईएस के रूस को निशाना बनाए जाने में सीरियाई गृह युद्ध की भूमिका सामने आती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2015 में हस्तक्षेप करके विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया था। ऐसा करके पुतिन ने सीरियाई गृह युद्ध का रुख बदल दिया था और यहीं से आईएस रूस के पीछे पड़ गया। ताजा हमला इसका सबसे बड़ा गवाह है, जिसका असर रूस यूक्रेन की लड़ाई पर भी पड़ा है। यूक्रेन ने पूरे देश में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। अभी 5 दिन पहले ही 5वीं बार रूस की बागडोर संभालने वाले पुतिन के लिए यह हमला उनकी सरकार को झकझोर देने वाला है। हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने हमले के सभी अपराधियों और आयोजकों को सजा देने की कसम खाई। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पुतिन ने जो कहा उसे जरूर सुनना चाहिए। पुतिन ने साफ लहजे में कहा कि जो लोग भी रूस के खिलाफ हैं, रूस के नागरिकों के खिलाफ हैं, जिसने भी इस हमले में आतंकियों की मदद की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी आईएसकेपी का गठन 2015 में हुआ था। यह इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया आईएस की एक ब्रांच है, जिसे आईएस या दाएश भी कहते हैं। आईएसकेपी के बनने की कहानी तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तान टीटीपी में हुई फूट से जुड़ी है। मंजर भयावह है, रूस दर्द से करा रहा है। 2004 में भी रूस के बेस्लान स्कूल में ऐसा ही हमला किया गया था और पुतिन ने उस वक्त भी कठोर एक्शन लिया था। दुनिया ने देखा था कि रूस आतंकियों से निपटने में कितना सक्षम है, लेकिन यहाँ तार अगर यूक्रेन से जुड़े मिले और इसकी पुष्टि होती है तो खामियाजा ज़ेलेंस्की को भुगतना होगा। युद्ध के 2 सालों में यूक्रेन ड्रोन से हमले करता रहा, लेकिन अगर उसने आईएस के आतंकियों की मदद की है तो फिर पुतिन के पास दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ है, अमेरिका को खामोश करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि पुतिन की छवि कहती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईडी की रिमांड पर जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए हैं, तब से आप और बीजेपी के बीच जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी जहां केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ऐलान कर रही है कि केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चला सकते हैं। इस दावे ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक चिट्ठी से दावा किया कि सीएम केजरीवाल ने जेल से दिल्ली में पानी सप्लाई को लेकर एक सीधा आदेश उन्हें दिया है। इस दावे के बाद से दिल्ली की सियासत में कोहराम मचना शुरू हो गया है। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है। $100 करोड़ के शराब घोटाले ने दिल्ली सरकार को उस दौर में पहुंचा दिया है जहां अब केजरीवाल ईडी की कस्टडी में जेल से सरकार चलाने को मजबूर हो गए हैं। आप इन 3 तस्वीरों से समझिए इस वक्त दिल्ली में चल क्या रहा है। पहली तस्वीर में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी दावा कर रही हैं कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में होली के मौके पर पानी की सप्लाई सही तरह से बनी रही, इसे लेकर केजरीवाल ने जेल से पहला आदेश उन्हें दिया है। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, जो इस वक्त ईडी की रिमांड पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। जबकि तीसरी तस्वीर में बीजेपी के नेता जेल से सरकार चलाने का दावा करने वाले आप नेताओं पर भड़क रहे हैं और इसे दिल्ली सरकार की ड्रामेबाजी बता रहे हैं। 100 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में जबरदस्त गदर मचा हुआ है।
बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आप केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर केंद्र सरकार की तानाशाही बता रही है। आप ये भी जान लीजिए कि क्या वाकई में जेल से सरकार चलाना केजरीवाल के लिए आसान रहेगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे पेच हैं जो वाकई केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। इसीलिए बीजेपी बार बार कह रही है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इंडी अलायंस नहीं, मैं इनको कहूंगा ईडी अलायंस। इंडी अलायंस नहीं, मैं इनको कहूंगा सीबीआई अलायंस। मैं कहूंगा करप्शन के लोग जो जेल पर हैं, जो बेल पर हैं, उनका अलायंस। एक बात बहुत स्पष्ट है, इंडी अलायंस का पर्पस ये था, मैं बार बार कहता था जेल और बेल से बचना, आज स्पष्ट हो गया। इसी इंडी अलायंस की कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट करके कहा था इन पे कार्रवाई करो। आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। के अंदर एक तरफ तो मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। रात में मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई, जो भी विधायक, चुने हुए विधायक पहुंचे, उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है? अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा। सवाल है, क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? अगर कोई सीएम जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकता है? क्या वो कैबिनेट की बैठक ले सकता है? और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है? शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे? दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। अब भारत नहीं, पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। विपक्ष जो जनता की आवाज उठाता था, जनता के सवाल उठाता था, उसको रोका जाएगा। जेल में बंद एक सीएम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हर किसी के मन में घूम रहा है। तो चलिए देश के संविधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये जेल के नियमों से लेकर जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर करता है। क्या सीएम केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं? ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर करता है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी के सीएम केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और जेल से ही सरकार चलाने की मंशा रखते हैं तो इसमें जेल प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। डेफिनेटली ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। आपके सामने झारखंड के हुए हैं, पहले भी हुआ है, लेकिन लालू जी हुए हैं। लेकिन गिरफ्तारी होना अगर किसी के खिलाफ ऑफेंस है, कोई अबाबती लॉ तो है नहीं। चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आपके सामने इंदिरा जी हुई हैं, नरसिम्हा राव जी पर केस चले हैं, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप के नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल पूरी तरह से जेल से सरकार चलाने को तैयार हैं। यही वजह है कि जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल के ऑर्डर वाले पत्र को पढ़कर मीडिया के सामने सुनाया तो सवाल उठने लगे कि क्या केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाना शुरू कर दिया है।
क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के मुताबिक केजरीवाल ने होली के मद्देनजर दिल्ली में पानी की सप्लाई की कोई कमी न रहे, इसे लेकर जेल से अपना पहला ऑर्डर मंत्री आतिशी को दिया है। जरा देखिए केजरीवाल के पहले ऑर्डर में क्या लिखा है। मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूंकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी मदद जरूर करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को इल्लीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है। जिस अफसर को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाजत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी हो, केवल और केवल उसी को अधिकार है चिट्ठी इश्यू करने का। वह भी तब जब मुख्यमंत्री जी उनसे कम्युनिकेट करके कहें कि मेरे बिहाफ पे चिट्ठी इश्यू करो। लेकिन आप देखिए, किसी अफसर का नाम नहीं है। किसने इश्यू दफ्तर के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के कहने पे, किसने चीफ मिनिस्टर के कहने पे ऑफिस पे ये चिट्ठी जारी की, उसका नाम पता नहीं है। ये बिना ऑफिस ऑर्डर जो है, बिना किसी नंबर के है। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल को एहसास हो गया है कि वो जेल में लंबे वक्त तक रह सकते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल जेल से जनता के बीच सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में हैं, क्योंकि आप नेता जेल में बंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनाने लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ड्रामेबाजी पर उतर आई है और इसीलिए अब 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया जा रहा है। आपके दावे के मुताबिक इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली करने जा रही है। आपके इस ऐलान के बाद से बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमलावर हो गई है। आपका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए ये रैली होने जा रही है। 45 करोड़ का घोटाला स्वयं अरविंद केजरीवाल कैसे किंगपिन है, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, वो प्रमाण के साथ कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप मैसेज, उनकी अपनी उपस्थिति देने के लिए अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति हमने कभी नहीं सोचा कि संविधान की कसम खाने वाला, बच्चों की कसम को छोड़ के संविधान की शपथ लेने वाला सरकार का मुखिया हिरासत में हो। दिल्ली ने ये कलम कभी ना अपेक्षित किया, न कभी सोचा, और आज दिल्ली की जनता इसे देखने को मजबूर है। सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। केजरीवाल पर मचे गदर के बीच ईडी सीएम केजरीवाल और बीआरएस के कविता से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही संकेत दे रही हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस के नेता के कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया। ईडी के मुताबिक मोबाइल का डेटा डिलीट किया गया है ताकि शराब घोटाले से जुड़े कुछ सबूतों का पता न चले।
इसे लेकर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उस सिलसिले में भी कविता से पूछताछ करनी है। ईडी के सूत्रों की माने तो कविता और केजरीवाल से एक ही जैसे सवाल अलग अलग बैठा कर किए जाएंगे। दिल्ली का 100 करोड़ का शराब घोटाला मुख्यमंत्री केजरीवाल और बीआरएस की नेता कविता के गले की हड्डी बन चुका है। दिल्ली शराब नीति में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही हिरासत में हैं। इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहने वाले हैं, जहां उनसे जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं बीआरएस नेता कविता को 26 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि क्या आपकी रैली और सड़क पर प्रदर्शन केजरीवाल की मुसीबत कम कर पाएंगी या नहीं। और बिहार के अंदर सीटों को लेकर गठबंधन के बीच फंसा पेच सुलझता नहीं दिख रहा है। बेगूसराय की सीट पर विवाद थमा भी नहीं था कि अब पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव ने जंग छेड़ दी है। पप्पू यादव ने साफ कह दिया है, चाहे जान रहे या न रहे, लेकिन चुनाव तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति के रंगमंच पर इस वक्त सबसे जबरदस्त इमोशनल राजनीतिक ड्रामा अगर कहीं चल रहा है तो वो है बिहार। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों राजनीतिक हलचल जबरदस्त है। गांधी परिवार और लालू परिवार, इन दोनों परिवारों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त जद्दोजहद और खींचतान की स्थिति बनी हुई है। बिहार के अंदर हर सीट पर अपनी अलग कहानी है। एक एक सीट पर अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दोनों परिवारों को जबरदस्त मोर्चेबंदी करनी पड़ रही है। काफी जोर लगाना पड़ रहा है। कांग्रेस के टिकट पर बेगूसराय सीट से लड़ने का कन्हैया कुमार का सपना टूटता नजर आ रहा है। ये तो एक हफ्ते पुराना मामला है जो अब तक सुलझ नहीं पाया है। यानी इस सीट पर तो पहले से घमासान मचा था। अब एक और सीट पर जबरदस्त राजनीति शुरू हुई है और यह सीट है पूर्णिया की सीट। पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर ये कसम खा चुके हैं कि जीना यहां, वरना पूर्णिया के सिवा जाना कहां। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यहां पर अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पप्पू यादव का पूर्णिया से गहरा नाता रहा है। वो यहां से सांसद तो रहे ही हैं, साथ ही कोविड, बाढ़, ये ऐसे मौके रहे हैं जब पप्पू यादव जनता के बीच गए और उनकी सेवा की। चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर इस इलाके की पूरी किलेबंदी कर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसी चाल चली है कि वह धराशायी होते हुए अभी फिलहाल उस इलाके से नजर आ रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति के अंदर? कैसे टिकट बंटवारे के मोर्चे पर भी लगातार जेडीयू और बीजेपी बिहार के राजनीतिक मैदान में बाजी मारते नजर आ रहे हैं? और आखिर क्यों गांधी परिवार और लालू परिवार के बीच गठबंधन को लेकर जबरदस्त खींचतान नजर आ रही है? बिहार के इस दिलचस्प राजनीतिक समीकरण का पूरा दस्तावेज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला पप्पू यादव का गढ़ रहा है। पप्पू यादव के राजनीतिक संबंध लालू परिवार से भी बहुत अच्छे हैं और गांधी परिवार से भी। पप्पू यादव दोनों परिवारों को विचारधारा की डोर में बांधकर चलना चाहते हैं, लेकिन पूर्णिया की सीट छीन लिए जाने की आशंका से ही वो बेचैन है। घी कहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरा तो घी में। जब एक ही विचारधारा और गठबंधन के साथ हम लोग चल रहे हैं तो कांग्रेस में विलय हो या कहीं, यह किसी के लिए अहंकार का विषय नहीं है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। यहां सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पप्पू यादव की राजनीतिक हस्ती क्या है। पप्पू यादव देश के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनका किसी एक इलाके की जनता का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर लगातार करने का मौका मिला है और इसीलिए सीमांचल और पूर्णिया के इन इलाकों में उनको ताकतवर राजनेता माना जाता है। बिहार की सियासत में पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं।
5 बार सांसद रह चुके हैं और 4 बार विधायक भी। एक वक्त था जब पप्पू यादव लालू यादव के दुलारे हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब पप्पू यादव ने लालू यादव के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी। लालू नीतीश की जोड़ी को हराने के लिए उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला, लेकिन अब वक्त बदला है और पप्पू यादव के तेवर भी। पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, तो दूसरी तरफ खुद पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इंडिया अलायंस के अंतर्गत कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं। पप्पू यादव ने खुद अपनी राजनीतिक जमीन पहले मधेपुरा को बनाया था और पत्नी रंजीता को सुपौल से सांसद बनवाया। पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे, वहीं 4 बार वो विधानसभा भी पहुंचे। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 2015 में उन्हें मिला। लालू यादव से विरोध के बाद पप्पू यादव ने खुद की पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में 64 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर लालू नीतीश की जोड़ी के खिलाफ खूब प्रचार भी किया। पप्पू यादव ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत 1990 में की थी, जब वह मधेपुर इलाके से एक विधानसभा में चुनाव लड़े। इस चुनाव में उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला और जीत हासिल की। इसके ठीक 1 साल बाद 1991 में वह पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और यहां भी उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी के साथ पप्पू यादव का जुड़ना कांग्रेस के लिए एक ताकत जरूर है, लेकिन पप्पू यादव जैसे एक बेहद कद्दावर नेता की कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने करवाई। जब पप्पू यादव के कार्यकर्ता पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उस वक्त भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। पप्पू जी ये नहीं चलता है ना। पप्पू यादव की राजनीतिक ताकत बिहार के कई इलाकों के अंदर इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी का विलय करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि वो गांधी परिवार और खासकर सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करते हैं। कांग्रेस हमेशा कुर्बानी दी है, इतिहास उठा के देखिए। वैसे भी कल जब अंग्रेज थे तो एक गांधी थे, आज नए अंग्रेज हैं बीजेपी। यहाँ एक रियल संत राहुल गांधी और त्यागी, एक ऐसे पुरुष जिनका दूर दूर तक सत्ता से और कुर्सी से कोई मोह नहीं। तो ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा अपने साथियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है। जैसे ममता जी के साथ आज भी सोनिया गांधी जी हो या वह परिवार हो या कांग्रेस हो, निश्चित रूप से सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है। तो कांग्रेस दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़े, क्योंकि ये पप्पू यादव का गढ़ भी है। लेकिन लालू यादव ने पप्पू यादव के लिए अलग प्लान तैयार कर रखा था।